भारत का रूस, ईरान और अमेरिका के साथ संबंध कैसा है, इस संबंध में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार होने वाली है टॉपिक, ध्यान दीजिएगा। तो अगर देखा जाए तो भारत जो है हमेशा शुरू से ही गुटनिरपेक्ष को रहा है, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पीरियड से ही, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा संबंध की अगर बात करें तो अगर पिछले का हिस्ट्री को देखा जाती है गुटनिरपेक्ष में है, लेकिन अभी का जो वर्तमान स्थिति है हमारा, वो एक तरह से गुटनिरपेक्ष हम लोग भूल चुके हैं, ऐसा लगता है कभी कभी। क्योंकि अगर संबंध को देखिएगा यहाँ पे, जैसे कि गौर कीजिएगा, भारत जब सबसे जो हमारा अमेरिका के साथ संबंध, रूस के साथ संबंध की बात करें, तो जब भी हम अमेरिका के साथ ट्रेड डील करते हैं, चाहे पहले से आज से भी, ठीक है, तो वो हमसे वो अपना सामान थोपता है, टेक्नोलॉजी नहीं देता है, सामान थोपता है। लेकिन रूस की बात है कि वो सामान तो देता ही है, वो भी ठीक है, रूस भी देता है, लेकिन उसके साथ साथ हमको वो टेक्नोलॉजी भी शेयर करता है। और सबसे बड़ी बात है, जब 1971 का जो हमारा 1971 का जो जंग था, लड़ाई हुई थी हमारी, ठीक है, जो भारत पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई हुई थी, उसमें सबसे पहले हमारे जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थी, जिसको हम लोग आयरन लेडी कहते हैं, इंदिरा गांधी, उस पहुंची व्हाइट हाउस मदद मांगने के लिए, ठीक है। तो उस समय अमेरिका ने हमको मदद नहीं किया, बहुत ही गंदा तरीके से जलील भी किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। उसके बाद हमारा प्राइम मिनिस्टर रूस में पहुंची, ठीक है। तो रूस डायरेक्ट मदद नहीं करने के लिए खोजा, लेकिन इनडायरेक्टली हम मदद करेंगे बोला। जब अमेरिका ने पाकिस्तान के तरफ से, ठीक है, पाकिस्तान की तरफ से जब हमारा 7th ब्रिगेड भेज दिया था, ठीक है, 7वां बेड़ा जिसको कहते हैं, तब उसके 7वां बेड़ा को भेजने के बाद तो हम लोग को मदद रूस ने किया, और रूस ने भी अपना परमाणु से लेस अपना बेड़ा भेज दिया, ठीक है, हिंद महासागर में। बोलते आओ परमाणु खेल लेते हैं। अब 2 परमाणु शक्ति आमने सामने खड़ा हो गया। अब भारत को रूस ने बोला कि तुम जितना जल्दी हो सके अपना काम कर लो। और देखो 1971 में ये जो आयरन लेडी है, पाकिस्तान, जो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था, तो पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में अलग कर दिए। उसी समय, और एक बात बता दे रहा हूँ कि अमेरिका जो है हमारा पाकिस्तान को पैटर्न टैंक दिया था, और कहा जाता था कि पैटर्न टैंक जिस युद्ध में उड़ जाता है, दौड़ जाता था, वो युद्ध अमेरिका जीत जाता था। लेकिन पहली बार उसका पैटर्न टैंक हमारे भारतीय जवान सैनिकों ने उसका ऐसा फरखच्चा उड़ा दिया कि अमेरिका भी सोचने लगा। और वो सिंपल सा हमारा क्या बोलते हैं, वो स्टेन गन के बुलेट से, ठीक है, उसको फरखच्चा उड़ा दिया। तो इससे साबित होता है कि अमेरिका जब भी देखा है वो हमारा एंटी रहा है। चाहे अभी का ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, उससे पहले भी ध्यान दीजिएगा, जिस समय हम लोग ऑपरेशन बुद्धा की बात करते हैं, पहले अमेरिका से ही बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद रूस का भी बात करेंगे। जब हम लोगों ने फर्स्ट परमाणु बम का परीक्षण किए, ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन बुद्धा जो हुआ हमारा, ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है, तो स्माइलिंग बुद्धा की जब बात कर रहे हैं, और उस समय हमारे जो सेकंड परीक्षण की बात, प्रथम तो हमारा इंदिरा गांधी के समय ही हो चुका था, ठीक है, सेकंड वाला की बात जब पोखरण हम लोग किए, जिस समय हमारे ये क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय, उस समय भी हमको परमाणु परीक्षण नहीं करने दे रहा था, जैसे कि अभी के समय में जैसे ईरान को रोक के रख रहा है, ठीक है ना। तो उस समय के वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे, अमेरिका के प्रेसिडेंट, हमको परमाणु परीक्षण नहीं करने दे रहे थे, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने उसके नाक के नीचे उसके जीपीएस सैटेलाइट को धोखा देते हुए हम लोगों ने स्माइलिंग बुद्धा प्रोजेक्ट को कंप्लीट किए। और हमारे जो उस समय के हमारे चीफ साइंटिस्ट हुआ करते थे, जो हमारे मिसाइल मैन जिसको कहते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम साहब, फिर बहुत सारे साइंटिस्ट थे मेन लीड रोल में, ठीक है। तो मेन तो हमारा एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे, और हमारा परमाणु बम सक्सेसफुली हमारा टेस्टिंग हो गया। इसके बाद अमेरिका ने बार्क, जो हमारा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, इसको परमानेंटली बैन कर दिया। अभी कुछ दिन पहले जो बाइडन, अभी जो हमारा अमेरिका के जो अभी डोनाल्ड ट्रंप हैं प्रेसिडेंट, उनसे जस्ट पहले वाले जो प्रेसिडेंट हैं, जो जाते जाते एक फाइल पर हस्ताक्षर किया हमारा बार्क को, ने कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को बैन से फ्री किया है। नहीं तो हमारा इतना दिन से वो बैन ही चल रहा था, अपने बाहर पे हमारा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो बार्क कहते हैं वो काम नहीं कर सकता था, ठीक है। जैसे कि अभी IRGC के बारे में बोला जाता है ईरान के लिए, ठीक है, जैसे कि उसका रिवोल्यूशनरी गार्ड को अमेरिका आज भी वो क्या मानता है, एक तरह से आतंकवादी संगठन मानता है। पहले वो ईरान का हमारा एक क्या है, रिवोल्यूशनरी गार्ड जो है हमारा क्या, वो आर्मी है। तो उसी तरह से हम लोग को भी भाभा एटॉमिक सेंटर को इन्होंने बैन कर दिया था। ये तो जो बाइडन अभी हाल फिलहाल में, ये 2 साल हो रहा होगा, ठीक है, मुश्किल से 1.5 से 2 साल हो रहा है, तो उसका बैन हटाया। तो अमेरिका हमको हमेशा दबाव बनाया, CTBT में हस्ताक्षर नहीं किए थे, बहुत प्रेशर किया, ठीक है, हम लोग नहीं किए, ठीक है, और हम लोग परमाणु संपन्न देश बन गए। तो अमेरिका, तो इसी बीच में 1996 की बात करते हैं, 1996 में हमारा आर्थिक मंदी आया। उस समय हमारा PV नरसिम्हा राव, अमेरिका के बारे में बता रहा हूँ, समझ लीजिए यहाँ पे, PV नरसिम्हा राव जो थे उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, और उस समय वित्त सलाहकार जो हुआ करते थे मनमोहन सिंह हुआ करते थे, हमारे जो बाद में हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी बने यहाँ पे, ठीक है। तो 1996 की बात है, जिस समय हमारे पास खाने के लिए राशन नहीं था, भारत आर्थिक मंदी से जूझ रहा था। तो उसी समय
आर्थिक मंदी से निकालने के लिए मनमोहन सिंह ने देश का बागडोर अपने हाथ में लिया। जो उस समय हमारा वो फाइनेंस सलाहकार हुआ करते थे, ठीक है, तो उस समय अपने बागडोर लिया और उन्होंने उदारीकरण का नीति अपनाया, क्योंकि इससे पहले हम लोग उदारीकरण का नीति हम लोग का नहीं था, जिसको डिमोनेटाइजेशंस कहते हैं, ठीक है, और इससे उदारीकरण एंड प्राइवेटाइजेशंस का नीति को अपनाया। तो उन्होंने कुछ पिन को खोला था, जिससे हमारी बहुत सारे प्राइवेट कंपनी का इंडिया में इन्वेस्टमेंट हुआ, जिससे हमारा रोजगार डेवलप हुआ और धीरे धीरे हमारा देश डेवलप करने लगा। और उन्होंने इकोनॉमिक्स में बहुत सारा पॉलिसी, जैसे कि माइक्रो फाइनेंस से तो उनका माइक्रो फाइनेंस में उनको महारत हासिल था, तो जिस कारण से वो फाइनेंस सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम किए। और तुमको पता है, वो बात बताते हैं, बहुत मज़ेदार है। जिस समय हम लोग के लिए खाने के लिए गेहूँ नहीं था, तो अमेरिका से हम लोग गेहूँ मांगे थे, ठीक है, तो जानते हो क्या किया था? आज जिस अमेरिका का तलवा चाटता है हमारा, क्या बोलते हैं, देश के मिनिस्टर लोग, ठीक है, आज वो अगर ऐसे स्कूल का बच्चा को नहीं कहते हैं उठ बैठ करने से बैठ, छोटा बच्चा लोग को देखना, ठीक है, टीचर एक होता है। तो अभी हमारा जैसे डोनाल्ड ट्रंप टीचर बन गया, और हमारे इंडिया के जितने भी मिनिस्टर जो बोलते हैं वो आंख बंद करके चुपचाप रहता है, किसी का हिम्मत नहीं है को मिनिस्टर के कि ओकरा जवाब दे दे। तो उस समय यही अमेरिका हम लोग को सुअर को चारा बनाने वाला जो गेहूँ होता है ना, वो गेहूँ दिया था, सुअर को चारा बनाने वाला, याद रखिएगा इस चीज़ को। मजबूरी थी हमारी, क्योंकि अनाज था नहीं मेरे भाई, ठीक है, वो भी अच्छे गेहूं के प्राइस में। लेना है तो लो, नहीं तो भूखे मरो, यही अमेरिका कहा था, ठीक है। यही अमेरिका का उस समय 1996 की बात बता रहा हूं मैं, ठीक है, कि सुअर का चारा बनाने वाला जो गेहूं हुआ करता था, वही गेहूं हम लोग एक अच्छे गेहूं का प्राइस दे करके खरीदे थे, लेकर के आए। तो उस समय किसी तरह से 1996 से धीरे धीरे मनमोहन सिंह अपना आर्थिक पॉलिसी कुछ ऐसा लाए कि धीरे धीरे हमारा देश ग्रोथ करने लगा। और उनके देख रेख में, क्या कि हमेशा फाइनेंस सेक्टर में वो प्रेजेंट रहे, और उसका 90 वैसे तो बहुत पहले से थे, फाइनली वो 2014 में, ठीक है, ये जब हमारा इलेक्शन हुआ, ठीक है, जब मोदी जी आए, तो देश से वो बाहर हो गए, फाइनेंस देश के डेवलपमेंट से। तो उनका एक लास्ट स्पीच था, मैंने देश को बहुत निचले पायदान से उठा करके 5वें नंबर पे पहुंचाया हूं, और अब मैं इतना कुछ कर दिया हूं कि अभी जो गवर्नमेंट आएगा उसको सिर्फ रिबन काटना होगा, और धरातल पे बहुत सारे वर्क दिखेंगे, क्योंकि भारत जिस परिस्थिति से गुजरा था, उस परिस्थिति से बहुत बाहर निकाल चुका हूँ। लेकिन आगे अगर प्राइम मिनिस्टर सही नहीं आएगा तो देश को बर्बाद भी कर सकता है। इनका ये लास्ट डिकोड इस देश को बर्बाद कर सकता है, ये नहीं बोल रहे थे, मतलब कि उनका जो बोलने का अंदाज था कि आगे अगर नहीं ले जा पाएगा तो देश फिर गड़बड़ा सकता है, क्योंकि उन्होंने बहुत डाउन पोजीशन से देश को ऊपर लेकर के आए थे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास उसमें 1996 में खाने के लिए अनाज नहीं था, सबसे बड़ा राशन नहीं बचा हुआ था हमारे पास, ठीक है। और उस समय से देश को आज मान लीजिए कि अगर 5वीं पोजीशंस पे पहुंचा देना, चौथी बनने वाले थे हम लोग, ठीक है, पहुंचा देना, नहीं कि चौथी भी शायद बन चुके थे अर्थव्यवस्था के मामले में, ठीक है, लगभग उसके कगार पे आ चुके थे, और उसको फिर घिसका करके छठी में पहुंचा देना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, फिर पीछे कर दिया गया, ठीक है। मैंने मनमोहन सिंह, जैसे रिले रेस होता है ना मेरे भाई, रिले रेस में पार्टनर होता है, तो मनमोहन सिंह पार्टनर जो बने थे, तो वो बहुत स्पीडली रिले रेस में टॉप में जा रहे थे। अभी जो हमारे पीएम आए हैं, रिले रेस में अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, ठीक है, बेटा तू आगे गया, हम तो पीछे ले जाबो, ठीक है, वो पीछे लेके जा रहे हैं। तो और अमेरिका के कहने पे उठ बैठ कर रहा है, लोग क्या कर रहा है, अमेरिका के कहने पे क्या कर रहा है, उठ बैठ कर रहा है। तो अमेरिका कभी भी भारत का भला नहीं चाहेगा। जो सोचिए कि पब्लिक को खाने के लिए जो अनाज दिया था, वो जो जानवर का चारा बनाने वाला होता है, वो अनाज हम लोग को ओरिजिनल के प्राइस में दिया था, वो अमेरिका हमारा हित चाहेगा क्या? कभी नहीं चाहेगा। रूस हमको सब दिन मदद किया है, टेक्नोलॉजी के मामले में बोले, ऑयल के मामले में बोले, ठीक है, डॉलर नहीं रहता था, आज भी हमको लगता है कि रूस का पैसा हमारे पास बाकी है, ठीक है। तो रूस हमेशा हमारे साथ एक बड़े भाई की तरह खड़ा रहा है, ठीक है, हमेशा बड़े भाई की तरह खड़ा रहा है। अगर वो कोई टेक्नोलॉजी बनाया, नहीं कि कोई मिसाइल हमसे खरीद रहे हैं या कोई एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं, तो वो एयरक्राफ्ट या मिसाइल के साथ साथ वो टेक्नोलॉजी को भी शेयर करता है। जैसे कि अभी हमारा देखिए राफेल आया, ठीक है, राफेल आया ना मेरे भाई, तो राफेल आया, तो राफेल में टेक्नोलॉजी तो नहीं आया, लेकिन यही चीज़ अगर हम रूस से खरीदते ना, अभी हम लोग उसमें ब्रह्मोस को इंक्लूड करने के लिए टेक्नोलॉजी मांग रहे हैं, तो उसका सॉफ्टवेयर नहीं दे रहा है हमारा फ्रांस, ठीक है, नहीं दे रहा है फ्रांस हमारा, ठीक है। तो कहने का मतलब है क्या कि वो अगर हम अपना टेक्नोलॉजी, अपना मिसाइल, ठीक है, उसमें अगर इनबिल्ट नहीं कर सकते हैं, इनबिल्ट अगर हम नहीं कर सकते हैं, तो फिर तो हम पूरा विदेश पे डिपेंड हो गए। अगर वो हमको हथियार सप्लाई नहीं देगा तो उस प्लेन को एक भंगार की तरह समझ लो। लेकिन रूस ऐसा नहीं करता है। जैसे सुखोई लिए थे, ठीक है, तो सुखोई में इंटीग्रेटेड किए। जैसे कि हमारा ब्रह्मोस मिसाइल जो है, तो ब्रह्मोस मिसाइल स्पुतनिक का एडवांस वर्जन है, उसको स्पुतनिक कहते हैं, यहाँ पे ब्रह्मोस कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, इस मिसाइल को, ठीक है, हम लोग ने इंटीग्रेटेड किया, क्या कि टेक्नोलॉजी भी दिया उन्होंने हमारा, और उस टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेटेड करते हुए एक हम लोग सुपर मिसाइल में कन्वर्ट कर दिया उसको, ठीक है। आज के डेट में एक ब्रह्मोस बहुत ही अच्छा क्रूज मिसाइल माना जाता है, पिन पॉइंट टारगेट मिसाइल माना जाता है। अगर रूस हमारा टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करता, रूस हमारा टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करता, तो क्या ब्रह्मोस को हम इतना उन्नत किस्म का बना सकते थे? नहीं बना सकते थे। सुखोई को अगर सुखोई का टेक्नोलॉजी अगर हमको शेयर नहीं करता, तो सुखोई जो एयरक्राफ्ट है, इसको इतना एडवांस एयरक्राफ्ट तो नहीं बना सकते थे,
ठीक है। तो उन्होंने टेक्नोलॉजी शेयर की। अभी राफेल का क्या कहानी है, देखिए राफेल में हैमर गाइडेड मिसाइल लगेगा, ठीक है, हैमर गाइडेड, ठीक है, जो तो वो फ्रांस बनाती है। अगर वो मिसाइल हम अगर उस प्लेन को उड़ाना है तो हमको उसके मिसाइल के लिए फ्रांस से डिपेंड होना होगा। अगर मान लीजिए फ्रांस मिसाइल हमको नहीं देगा तो वो एयरक्राफ्ट रखा रह जाएगा, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, क्योंकि उसका जो सर्किट है, ये प्रोग्राम डिजाइंस की बात करते हैं, वो तो हमको टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं, वो तो हमको दे ही नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं रूस हमारा एक बड़ा भाई की तरह है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, रूस हमसे हम क्या लेता है, अनाज में के लिए लगा, फिर हमारा अभी DRDO से कुछ सौदा किया है, ठीक है, हाल फिलहाल में, क्योंकि रूस हमको हमेशा मदद ही करता रहा है। जैसे कि स्टील प्लांट के लगाने की बात करें, ठीक है, तो उस समय तो USSR हुआ करता था ना, सोवियत संघ, ठीक है, तो वो हमेशा हमको मदद करता रहा। फिर रही बात ईरान की, तो ईरान और रूस, ईरान और भारत का जो संबंध है बहुत पहले से बहुत अच्छा संबंध रहा है। हाँ, बीच में कुछ संबंध हमारे खराब होते हैं वो राजनेता के चलते, ठीक है, लेकिन संबंध हमारा इससे भी खराब अच्छा ही रहा है हमेशा, ठीक है, बुरा तो नहीं कह सकते हैं ईरान अमेरिका के तुलना में, ठीक है, अमेरिका की तुलना में बुरा नहीं कर सकते ईरान के साथ संबंध। उसका रीज़न क्या, ध्यान दीजिए कि ईरान जो है हमको ऑयल और गैस देता है, ठीक है, साथ ही साथ वो हमको रुपये में डील करता है, हमारा करेंसी में डील करता है, और उसके बदले में हमसे वो अनाज लेके जाता है, ठीक है। तो जो ये बदले वाला जो बात हुआ है यहाँ पे, तो बीच में डॉलर खत्म हो गया, तो अमेरिका को ना मैंने कि मिर्ची लग गई, जिसको नहीं कहते पिछवाड़े में मिर्ची लगना, वही लाल हो गया, इसका मिर्ची लग गया, सलाह तो बीच में डॉलर आइए नहीं रहा था, हम उसको जो कहते हैं ना एक्सचेंज, मनी एक्सचेंज में जो हमको 1% या 2% का जो कमाई होता है वो तो होगा नहीं यहाँ पे, अब उसको मिर्ची लग गई, जैसे कि झाल लगना कहते हैं ना, किसी का बिजनेस को मार कर दो फायदा नहीं, तो वो दादागिरी चालू कर दिया कि भारत के ऊपर अब प्रेशर बनाना चालू कर दिया है कि नहीं तुम ईरान के साथ तेल नहीं खरीदोगे। क्यों? तो ईरान जो है हमको ऑयल और गैस देता है, उसके बदले में वो हमारे साथ चावल डील करता है, मखाना डील करता है, मसाला डील करता है, मसाले भी चाहिए तो मसाला, चावल, दाल, ठीक है, ये सब हमारा डील करता है। ये मसाला, चावल, दाल, मखाना, जो भी हमारा ये होता है, सब इसको यहाँ से लेकर के जाता है, फूड सप्लीमेंट्स, क्लोथ्स, ठीक है, क्लोथ्स भी ले जाता है यहाँ से, ठीक है। तो ये सब हमारा भारत से वो लेके जाता है। ज़्यादातर तो हमारा चावल और मखाना पे डिपेंड है वो, हमारा सिर्फ चावल और मखाना, ठीक है, ये ले जाता है। फिर कश्मीरी केसर की बात करें तो इस सबको ले जाता है, कहा जाता है कश्मीरी केसर बहुत ही अच्छा होता है इसलिए, ठीक है। तो इस सब को वो लोग यहाँ से ले जाता है, तो बीच में रुपया का कोई मतलब ही नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। अब अमेरिका को लगने लगा कि डॉलर का कोई मतलब, रुपया का नहीं, डॉलर का कोई मतलब नहीं रह जाता। अमेरिका को लगने लगा कि यहाँ तो साला एक्सचेंज हो ही नहीं रहा मनी, तो हम मनी एक्सचेंज नहीं होता है, पैसा कमाएंगे कैसे। अब यहाँ पे हमारा जो अभी का जो करंट सिचुएशन है ईरान के साथ, हमको चाबहार बंदरगाह दे दिया था जिसको अडानी ने उस पर डेवलप किया, अभी अमेरिका के कहने पर हम चाबहार बंदरगाह भी छोड़ दिए। सोचिए कि वो ईरान हमारा कितना बड़ा हितैषी था कि चाबहार बंदरगाह मेरा था, इंडिया का था मतलब, तो वहाँ से हम लोग मिडिल ईस्ट में आसानी से बिजनेस कर सकते थे, ठीक है। अब पता नहीं अभी का जितने भी हमारे कैबिनेट में आदमी है, पता नहीं इन लोग को क्या हो गया है, समझ में नहीं आता है, इन लोग का मति भ्रमित हो गया है कि क्या हो गया, इन लोग को भी लगता है क्या कहेंगे, पूजा पाठ लोग को कराना पड़ेगा ना, का समझ में नहीं आ रहा है, झाड़ फूंक कराना पड़ेगा लगता है, ठीक है, अच्छा से झाड़ फूंक लोग को कराना पड़ेगा। मैंने कि अमेरिका जैसे कहते हैं ना, स्कूल का हेडमास्टर होता है, चाहे PT टीचर होता है ना, अभी जैसे कि अमेरिका की बात करें तो भारत के लिए वो PT टीचर हो गया। PT टीचर देखता है ना, डंडा मारता है, ऐसे करके सीधा होकर खड़ा हो जाता है। तो वैसे ही हमारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं, एक चाबुक निकालता है, ठीक है, बोलता है ये करो, एकदम चुपचाप मुंह बंद करो, ऐसे साइलेंट रहो, उठ बैठ करो, तो उठ बैठ कर रहा है। अभी हमारे जितना भी गवर्नमेंट्स की बात कर रहे हैं, पता नहीं लोग की मजबूरी क्या है, देश भाड़ में जाए ये लोग के लिए, ठीक है, लेकिन हाँ अमेरिका के विरुद्ध एक शब्द नहीं बोलेंगे। अरे क्या हो गया है तुम लोग को, देश तुम लोग को पूर्ण बहुमत से जिताया है, ऑपरेशन सिंदूर को बीच में रोक दिया तुम लोग यार, ठीक है, पूरा पब्लिक से लेकर के, ठीक है, मीडिया से लेके ऑपोजिशन तक लेके सब सपोर्ट कर दिया था। ये लेता ना बेटा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, उसके बाद छोड़ देता, जब घुस गया था तो एक बार वारे छेड़ देता, ऐसे भी छड़ल था, 2-4 को और बम मार देता, साला उड़ा देता, दिया था ना तुम लोग। यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, अरे नाम भुला जाते हैं उसका, जहाँ उसका ये था हमारा, इसका नाम भी याद पड़ेगा तो बताऊंगा, ठीक है ना, वो उसका मिसाइल ब्रह्मोस कूट दिया था, जहाँ पे उसका एटॉमिक ठिकाना रखा हुआ था, ठीक है, नतांज में मारा था, ठीक है, तो मार देता और एक बार, ठीक है, अच्छे से, ठीक है। क्या यार तुम लोग करता है, क्या कहें तुम लोग को हम, ठीक है, समझ में नहीं आता है कि अमेरिका कुछ भी कहेगा हमारे, हमको तो लगता है ऐसा कि अमेरिका, जैसे कि एक बार जो था ना ब्रिटिशियस जो अंग्रेज आए थे ना, तो वो गुलाम बना लिए थे, ठीक है। हमको तो लगता है कि अमेरिका हम लोग को हिडन फिर से गुलाम बना लिया है, हमारा गवर्नमेंट को अमेरिका गुलाम बना लिया है, और हमारे मार्केट को न्यू ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों कर रहे हैं, बात तो कुछ समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। न्यू ईस्ट इंडिया कंपनी हम लोग को भी गुलाम बना लिया है, ध्यान दीजिएगा। अभी भारत में 80% अगर कैपिटलाइजेशन देखा जाए, 60-70% 4 फैमिली पे है। ये लोग जो बोलते हैं वही हो रहा है। गौर कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, कि जितने भी कंपनी वाला का लोन माफ़ हो जाता है, लेकिन एक किसान का लोन माफ़ नहीं होता है,
उसको इतना बेइज्जत किया जाता है, उसका ज़मीन ऑक्शन करके बेच दिया जाता है, उसको बैंक डिफॉल्टर, बैंक करप्टेड घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ उसको ज़मीन का नीलामी कर दिया जाता है, किसान फांसी लगा लेता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक अमेरिका, जैसे कि हमारे धीरू भाई अंबानी के जो बेटे हैं, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी की बात कर रहे हैं, ये लोग का लोन माफ़ हो रहा है, बैंक को पैसा देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन हाँ बेटा का ब्याह में और बेटी का ब्याह में खर्चा करने के लिए करोड़ों हजारों करोड़ रुपया है, ठीक है। कहने का मतलब बैंक का पैसा दे नहीं पा रहा है, मतलब जो लोन माफ हुआ ना, समझ लो बेटा और बेटी का ब्याह में खर्चा कर दिया साला। हाँ क्या कहेंगे ये लोग को, ठीक है। अरे पहले देश को देखो ना, लाद के ले जाओगे संपत्तियां, क्या वहां पे ऊपर जाओगे तो इतना आदमी का खून चूस रहे हो, ठीक है। तो कहने का मतलब भारत, अमेरिका, ईरान और रूस में सबसे अच्छा भारत का कोई संबंधी होगा ना मेरे भाई, ठीक है। तो भारत का रूस और ईरान हो सकता है, अमेरिका तो कभी नहीं हो सकता। ये जो है ना, कहते हैं ना आस्तीन का साफ है, जिस थाली में खाएगा ना बेटा उसी थाली में डंक मारेगा, ठीक है। क्या है कि ये कभी हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि ये अमेरिका का हो सकता है, ये अमेरिका जो है ना पाकिस्तान का हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में इनका बहुत सारा एसेट्स पड़ा हुआ है, हिडन रूप में इसका एसेट्स पड़ा हुआ है, याद रखिएगा इसका हिडन एसेट्स पड़ा हुआ है, ठीक है। क्या कि नूर खान एयरबेस याद पड़ा, अभी नूर खान एयरबेस पे जब हम लोग जब उसका मिसाइल मारे थे, ब्रह्मोस को मारे थे, याद कीजिए, ठीक है। उसके बाद अमेरिका उधर से एकदम लाइन पे लिया, हॉट लाइन पे, कहा हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को बोलते हैं बंद करो अभी, ठीक है। अब इनका बंद कर दिया। क्यों बंद करेगा भाई, अमेरिका होता कौन है ऑर्डर देने वाला हमारा? इसका मतलब तुम अमेरिका तुम्हारा हेडमास्टर हो गया है, पीटी टीचर हो गया मान के चलो, तू उसका बच्चा है, मतलब इसका मतलब यही ना कहेंगे। अभी का जो हमारा जो गवर्नमेंट है, अभी का गवर्नमेंट, पहले की बात नहीं करते हैं, इससे पहले भी हमारे बीजेपी के रहे हैं, ठीक है। वो कौन है हमारे? अटल बिहारी वाजपेयी। अरे उसी अमेरिका के नीचे, नाक के नीचे एकदम टकरा के आंख से आंख दिखा करके स्माइलिंग बुद्धा किए थे। और आज का जो ये लीडर है बीजेपी के, पता नहीं कि लोग कम क्या कहेंगे, साला ईमान धर्म है कि नहीं समझ में नहीं आता। अमेरिका जो बोलता है वो करता है। आज अमेरिका बोल रहा है 1 महीने के लिए तेल खरीदो तो रूस के साथ खरीदा, अब बंद कर दिया तो नहीं खरीदेंगे। पब्लिक यहाँ पेट्रोल पंप पे लाइन लगा रहा है तेल के लिए, साला तेल नहीं मिल रहा है, ठीक है। परेशानी हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तेल नहीं खरीदने से जो हम लोग का 97 रुपीज झारखंड में मिल रहा था अभी 102 पहुंच गया, गजब हाल है। लेकिन हाँ अमेरिका बोलेगा, अमेरिका के नाम हमारा बाप ही छिकी, गजब बात कर रही। चल हमको तो लगता है ये लोग कुछ न कुछ ऐसा स्कीम में फंसा होगा हमारा गवर्नमेंट, ठीक है। तो हमको तो लगता है जो स्टीफन फाइल है ना, तो हम लोग का जो अभी का जो गवर्नमेंट है इसमें से बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता का नाम होगा, तभी अमेरिका के उठ कहने से उठ और बैठ कहने से बैठ हो रहा है यहाँ पे। अदरवाइज अमेरिका कौन होता है साला? हम लोग का पॉपुलेशन 140 करोड़, अमेरिका का मुश्किल से 20 से 22 करोड़। अगर एक एक गो आदमी को भी टांगेंगे ना जा करके सब, अगर हम लोग क्या कहते हैं वॉशरूम वाला कहानी कर देंगे तो पूरा साला अमेरिका बह जाएगा एक बार में। कितना बड़ा है अमेरिका, क्या कहेंगे। 140 करोड़ रह करके मुश्किल से मुश्किल 20 से 25 करोड़ अमेरिका का जनसंख्या, उससे हम लोग डर रहे हैं, गजब हाल है। मुड़िया पकड़ के नरटिया खींच करके लेते आएंगे सारा अमेरिका को, भेज देना हम लोग को साथ में सबको। और अमेरिका का बात सुन करके पब्लिक को यहाँ लाइन लगा रहा है, तेल नहीं मिल रहा है, गैस नहीं मिल रहा है, महंगाई बढ़े जा रही है, पता नहीं गवर्नमेंट कहाँ सूद गया है। अरे यही बीजेपी का गवर्नमेंट था भाई मेरे 98 से 2004 के समय में, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने अमेरिका के आंख से आंख दिखा करके स्माइलिंग मुद्दा का टेस्टिंग किए थे, अमेरिका पोखरण परीक्षण किए थे। आज वही बीजेपी हो यार, इतना भी निकम्मा मत बनो, ठीक है, इतना भी निकम्मा मत बनो कि तुम्हारे जो फॉर्मर लीडर्स हैं उनका नाम को खत्म कर दो। आदमी पसंद करता था, अब तो हमको नहीं लगता कि कोई पसंद करता। अभी तो क्या कॉकरोच, एक कॉकरोच बोल दिया, गजब हाल है। ओकरा कॉकरोच का मतलब समझ में आता है, बेरोजगार का तकलीफ समझ में आता है, जो इस नीट पेपर लीक हुआ है समझ में आता है तकलीफ किसी को? कोई आके देखे रूम में बच्चा पढ़ता कैसे है, हम लोग भी पढ़ाते हैं, बच्चा लोग आता है सुबह 6 बजे 7 बजे भात और चोखा बना करके आता है, खाता है, 2 बजे 2:30 बजे तक बेचारा पानी पी करके रहता है, पेन रगड़ता है। ऐसे देखते हैं अपना आँख के सामने, पढ़ा रहे हैं बच्चा लोग को। जिसको कहते हैं ना सोना को आग में तपाते हैं, जितना तपाएंगे उतना से चमकता, उसी तरह लोग अपने आप को भूख के आग में, गर्मी के आग में, सारा इच्छा को मार करके तपा रहा है, पेन रगड़ रहा है। लोग क्या कर देगा? पेपर लीक। मेहनत करने वाला बच्चा जगह पे ही नहीं पहुंच रहा है। हम लोग के समय भी हुआ है झारखंड में पेपर लीक, हम लोग का ऐसी निकल गया। 2015 से चला, पंचवर्षीय योजना नहीं 15 वर्षीय योजना हुआ। 15 वर्ष के बाद 2014 का वैकेंसी 2026 में क्लियर हुआ, 25 में क्लियर हुआ। 2015 10 वर्षीय योजना, 10 साल, 2015 का वैकेंसी 25 में रिजल्ट हो गया, सब कुछ हो गया, कैंसिल कर दिया। यही उस समय बीजेपी की गवर्नमेंट थी हमारे यहाँ। और 10 साल के बाद एग्जाम लेता है, फिर वही पुरानी नीति 60-40। क्या हाल है यार गवर्नमेंट का।
जब तुमको 60-40 में ही लेना था, सब कुछ उसी में करना था, मेरा कहने का मतलब, तो हर जगह पे ये लोग बर्बाद करके रख दिया है। अभी कॉकरोच कर रहा है, ठीक है, तो कॉकरोच वाला में भी देखो, अरे बेरोजगार को गाली दे रहे हो, यही बेरोजगार आपको जिताया है कि अच्छा काम करेगा, अच्छा विदेश नीति लाएगा, अच्छा संबंध रखेगा, महंगाई को कम करेगा, बेरोजगार ने ही आपको वोट दिया है। हाँ, आजकल तो मशीन का भी चल रहा है ना, शायद हो सकता है मशीन हैकिंग हो रहा होगा तो उससे भी मिल जाएगा, तो काहे बेरोजगार का कोई सुनेगा, अपने से वोट मार ले रहा होगा, तो काहे विदेश नीति पे ध्यान देगा। हाँ, ये लोग का बाल बच्चा तो विदेश में जाके ऐसा मौज कर रहा है ना मेरे भाई, जैसे कि हमारे अभी गृह मंत्री हैं, उनका बाल बच्चा भी जो है विदेश में रह केस कर रहा है, उसको भूख का क्या समझ में है। कहते हैं ना, एक कहावत है, भूख लगने पर रोटी मांगना नहीं चाहिए, छीनना चाहिए। तो अब लगता है जनजी ग्रुप को यही चीज़ है, बेरोजगारों को, ठीक है, कहीं सरकार तो कोई ऐसा पॉलिसी, विदेश पॉलिसी ला नहीं रही कि महंगाई कंट्रोल करेगा। भूख लग रहा है तो अब मांगने की जरूरत नहीं है इन लोग को, जनजी ग्रुप को, हमको लगता है छीन लेना चाहिए, गवर्नमेंट का हलक से छीन लेना चाहिए, और छीनने के लिए दम निकालना पड़ेगा जनजी लोग को। और नहीं निकालते हैं जनजी अगर दम, तो शायद हमारा देश भी अब नहीं बचेगा। बहुत जल्दी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह, जिस समय 150 साल राज किया था, एक नया इंडियन, मैंने कि एक इंडिया बिजनेस इंडिया कंपनी BIC, बिजनेस इंडिया कंपनी, जिसमें ये बिजनेस इंडिया कंपनी जो है बिजनेस ग्रुप वाला, ये 4 से 5 कंपनी है मिल करके, जैसे कि उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का 217 पार्टनर था ना मेरे भाई, तो ये 4 से 5 आदमी मिल करके पूरा भारत को ऑपरेट करेंगे, और इस तरह से ये लोग नचाएंगे। अभी नचा ही रहे हैं, जो मन हो रहा है वो लोग करना है। तेल का दाम जब मन कर रहा बढ़ा रहे हैं, तेल का दाम जब घट रहा है तो उसमें घटा हुआ दाम पे नहीं, उसी समय बढ़ा हुआ दाम पे। अभी तेल का दाम बढ़ गया। जिस समय कच्चा तेल कम दाम पे मिल रहा था, तेल का दाम नहीं गिराया, उस समय भी वही 97-98। आज तेल का दाम बढ़ गया तो तुरंत बढ़ गया। यार, जब तेल का दाम गिरा तो उसमें कम दाम में देता ना तेल, नहीं, आदमी को समय अफोर्डेबल हो गया ना, तो क्या ले देंगे, यही ना। दाम बढ़ गया तो फिर बढ़ा दो, ये क्या पॉलिसी है यार। जब महंगाई गिरती है तो उसमें तुम भी गिरा दो, तो आदमी को मजा आएगा। ठीक है, चलो यार दाम बढ़ गया देते, उस जिस समय रेट कम रहता है उस समय भी वही, एक बार बढ़ गया तो वो रेट वही रहेगा, घटेगा नहीं अब। तो ये प्राइवेटाइजेशन का जो ये 4 BIC, बिजनेस इंडिया कंपनी, अब भारत में बहुत जल्दी राज करेगा, बहुत जल्दी राज करेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का 217 पार्टनर था, उसी तरह बिजनेस इंडिया कंपनी में करीब भारत में करीब 7 या 8 कंपनी ऐसे बड़े हैं जो ये भारत को अब ऑपरेट करने। तो हमारे जेनजी ग्रुप को सबसे पहले जागना होगा। अब यहाँ पे बिना जागे कोई ऑप्शंस नहीं है मेरे भाई। यहाँ पे देखो, हमारे गवर्नमेंट को अमेरिका जो बोल रहा है वो कर रहा है। अमेरिका को नहीं कर रहा, ये है कि गार्जियन है, हम गुट निरपेक्ष में थे, कैसे गुट में चले गए यार, समझ में नहीं आता है। तो ये था हमारा विदेश पॉलिसी का संबंध, समझिएगा। तो हमारा सबसे बड़ा अगर कोई दोस्त है ना, सबसे बड़ा कोई दोस्त है तो रूस है, ईरान है, ठीक है। अमेरिका तो कभी हो नहीं सकता, ये मतलब गिनता है भैया, एक भारत से फायदा हो तो भारत से लेगा। अभी चाहे एक चीज बताइए, जितना भी ट्रेड डील किया, एको को भारत के हित के लिए किया है, सब अपने हित के लिए किया है। भारत का उस ट्रेड डील से कोई हित नहीं है, सिंपल सा बात है। हाँ, अमेरिका का हित है, लेकिन रूस के साथ अगर करते हैं, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये भारत जो ऐसा कर रहा है ना, जैसे कि चीन, ब्राजील, ठीक है, इंडिया, अफ्रीका, ये सब मिल करके हम लोग ब्रिक्स करेंसी लाना चाह रहे थे। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को इस ब्रिक्स करेंसी का डर है कि डॉलर अब टूटेगा। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, भारत का है, तो भारत को धमका के रखा है। और हमको तो लगता है कि अभी जो गवर्नमेंट है, क्या कि भारत जो है हमारे अमेरिका के, भारत नहीं, भारत के लीडर, भारत का आदमी तो अमेरिका का चरण पे लोटासन नहीं करे, मारे के दूजा पर की साला पूरा पैरवा खींच करके जांगे से उखाड़ देगा भारत के आदमी। ये जो अभी का गवर्नमेंट जो है ना, ये गवर्नमेंट उसका चरण वंदना कर रहा है, आदमी नहीं कर रहा है। आदमी, भारत, कौन आदमी चाहेगा अमेरिका से ये करने के लिए, जो हमारा सब दिन का दुश्मन रहा है। अरे ये जो है हमारे गवर्नमेंट खास करके अभी, ठीक है, ये तो लोटासन कर रहे हैं, लोटासन। हम हजूर जो महाराज, तो जो बोल भी वही करो, ठीक है, जो बोलिएगा वही कर लेंगे आप। तो कहने का मतलब यहाँ पे अभी हमारा जो फॉरेन पॉलिसी को देखा जाए, अगर विदेश नीति की बात करें, अभी देखिए भारत रूस और ईरान का बहुत अच्छा संबंध था, ये बीच में अमेरिका आकर के बिगाड़ दिया। आज हमारा इंडिया में ऑयल क्राइसिस है, गैस क्राइसिस है, ठीक है, तेल का दाम बढ़ते जा रहा है। अमेरिका हमको सस्ते में तेल दे रहा, सॉरी, ईरान हमको सस्ते में तेल दे रहा था, रूस हमको सस्ते में गैस उड़ी दे रहा था। अमेरिका का बात सुनने का क्या मतलब था, सुनना ही नहीं था हमको। अरे क्या कर लेते, आज छोटा सा देश ईरान अमेरिका को पानी पिला दिया, उससे तो ज़्यादा मजबूत हम है जी। अमेरिका को पानी नहीं पिला सकते, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मारेंगे यहाँ से, चला जाकर अमेरिका में धड़ाम देने गिरेगा उसका वाशिंगटन DC में,